हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो जैसे आप सबको पता है हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनर्स ऑफ प्रूफ, ये जो था सेक्शन 104 से लेके 107 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया पिछले वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 108 से लेके 111 तक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 108। ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 105 था, सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। तो क्या कहते हैं बेसिकली सेक्शन, अगर जो अक्यूज्ड है वो ये बात प्रूफ करना चाहता है कि वो किसी एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पे ही होगा। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि सपोज केस चल रहा है, ए जो है अक्यूज्ड है, ठीक है, और पी जो है प्रोसिक्यूशन है। तो ए जो है उसने मर्डर किया है, ठीक है, बी का। तो अब क्या कहते हैं कि ए जो है वो ये कह रहा है कि मैंने मर्डर इस वजह से किया था क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, उसने मेरे को उकसाया तभी मैंने मर्डर किया, वरना मैं क्यों मर्डर करता, अगर वो मेरे को उकसाता ना तो मैं मर्डर भी नहीं करता। या फिर वो ये कहे मतलब अक्यूज का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पार्टी ये कहे कि अरे ये तो पागल आदमी है ना, इसका मेडिकल रिपोर्ट देखो ये पागल है, इंसेन है ना। तो ये मतलब जो भी रीज़न है, जो भी, जैसे आपने पढ़ा होगा आईपीसी में या फिर हमारा बीएनएस कह लो, उसके अंदर जनरल एक्सेप्शंस हैं, है ना, जो डिफेंसेस हैं, या फिर हम बोलते हैं जनरल डिफेंसेस, जनरल एक्सेप्शंस जो कि अक्यूज को अवेलेबल है। तो अगर अक्यूज का केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है तो इसे प्रूफ करने के लिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, अक्यूज के ही ऊपर होगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर नहीं। किसके ऊपर होगा, अक्यूज के ऊपर ही होगा। तो इतना समझ आ गया, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, अक्यूज के ऊपर। अब क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होते हैं। नॉर्मली हम दो तरीके के स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ पढ़ते हैं, एक सिविल लॉ में और एक हमारा क्रिमिनल लॉ में। तो सिविल लॉ में जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ऐसे ही, मतलब चीज़ों को देख के लग रहा है कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा, मतलब कोई बहुत तगड़े ही प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। क्रिमिनल केस में होता है हमारा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब कोई एक रीजनेबली देखा जाए तो लगे कि हाँ यही हुआ है, राइट। तो अब मैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को नहीं समझा रही अभी, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, बाद में हम इसे कभी पढ़ेंगे, अभी ये टॉपिक नहीं है। तो अगर जब अक्यूज को प्रूफ करना होता है, ठीक है, अक्यूज प्रूफ करेगा कि वो किसका केस किसी एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, जस्ट प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो प्रोसिक्यूशन है, मान लो प्रोसिक्यूशन जैसे रिबर्ट करना चाहती है ना, रिबर्ट करना चाहते, कहते कि नहीं ये कोई सडन ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन नहीं था, इसने जान कैसे किया, या फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो कह रही है अरे इंसेन नहीं है, इसने जान कैसे किया है ना, वो रिबर्ट कर रही है। अक्यूज ने प्रूफ कर दिया लेकिन प्रोसिक्यूशन जब पी जो है वो रिबर्ट कर रही है। तो अगर जब वो रिबर्ट कर रही है तो जो प्रूफ देगा, इसको प्रूफ कौन करेगा, इसको सबसे पहले प्रूफ तो प्रोसिक्यूशन करेगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन कह रही है कि ये मतलब गलत है, प्रोसिक्यूशन रिबर्ट कर रही है तो प्रोसिक्यूशन इसका प्रूफ देगा। लेकिन प्रोसिक्यूशन के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का रिक्वायरमेंट है वो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। प्रोसिक्यूशन इस केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करेगा। तो प्रोसिक्यूशन को कोई भी चीज़ या तो प्रूफ करनी है या रिबर्ट करना है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हमेशा क्या होना चाहिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखें कि जो अक्यूज है उसे क्रिमिनल लॉ में कुछ भी प्रूफ करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, जस्ट प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। बस एक एक्सेप्शन है जहाँ पे अक्यूज को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ता है, वो एक्सेप्शन क्या है, एनडीपीएस एक्ट में उसको जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों, जो अक्यूज है उसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन के लिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। ऐसा क्यों, रीज़न ये है कि जो अक्यूज रहता है हम क्या मानते हैं कि इज इनोसेंट अनटिल एंड अनलेस ही इज प्रूवन गिल्टी। तो जब तक इनोसेंट है, जब तक वो गिल्टी नहीं प्रूव हो जाता, इस वजह से उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा लाइटर है, इतना हैवी नहीं है जितना कि हमारा प्रोसिक्यूशन साइड पे है। अगर अब मैं आपको बताऊं वुलमिंगटन के केस के बारे में, मैंने आपको पहले बताया था, है ना, तो जो कि वुलमिंगटन में बेसिकली बताया गया था बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है। तो वुलमिंगटन से पहले हमेशा क्या था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, वो किसके ऊपर रहता था, अक्यूज के ऊपर रहता था,
है ना। लेकिन इस केस में क्या हुआ, पहली बार कहा गया कि जो अक्यूज है ना, वो तो उसे हम इनोसेंट मानेंगे अंटिल प्रूवन गिल्टी। सो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा, ये बात कही गई। तो ये जो है ये लोकस क्लासिकस बन गया। अब यही इसी बात को कहता हुआ एक हम लोग के पास एक केस है, ठीक है, रिजम वर्सेस छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये जो केस है हमारा 2003 का है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो इसमें ये कहा गया कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो बियॉन्ड रिजनेबल डाउट होता है हमेशा प्रोसिक्यूशन के लिए। एक्यूज पे हमेशा जो है वो क्या होता है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बात इस केस में कही गई। तो मैं आप लोगों के लिए एक बारी सेक्शन रीड कर देती हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट अ केस ऑफ एक्यूज्ड come within exceptions. When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the Bharatiya Nyaya Samhita or within any special exception or proviso contained in any other part of the said Samhita or in any law defining the offense is upon him and the court shall presume the absence of such circumstances, है ना। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके नहीं चलेगी कि वो जनरल डिफेंस के अंदर फॉल कर रहा था, इसे प्रूफ करना पड़ेगा। और कौन प्रूफ करेगा, अक्यूज प्रूफ करेगा। अब इसका हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं, यू कैन रीड योरसेल्फ। मैं एक इलस्ट्रेशन रीड करती हूँ। ए अक्यूज ऑफ मर्डर alleged that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the act, the burden of proof is on A। तो A ने जो है मर्डर किया, उसने कहा कि जब मैंने B का मर्डर किया, उसने कहा कि जब मैंने मर्डर किया तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने होश आवाज़ में नहीं था, बिकॉज ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है ये कौन प्रूफ करेगा, ये A ही प्रूफ करेगा और कोई प्रूफ नहीं करेगा। अब देखते हैं अपना अगला सेक्शन 109 BSA, और ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 106 है। तो बेसिकली ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी चीज़ अगर किसी के स्पेशल नॉलेज में है तो उस चीज़ को प्रूफ करने का बर्डन उसी के ऊपर है। जो चीज़ मेरे स्पेशल नॉलेज में है उसको मुझसे बेहतर कौन प्रूफ कर पाएगा, कोई और नहीं कर पाएगा, है ना। तो इससे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होना चाहिए, मेरे ऊपर होना चाहिए। समझ आया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लास्ट सीन थ्योरी आप जानते हो, ये इसी से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 3 बज रहे हैं रात के, ठीक है, 3 बजे, है ना, एकदम हॉरर मूवीज में 3 बज रहे हैं ना। 3 बजे A और B जो है उनको एक कोई गार्ड है ना, उसने साथ में देखा A और B जो थे वो साथ में घूम रहे थे। फिर क्या होता है, 3:15 बजे B का मर्डर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो होगी वो A के स्पेशल नॉलेज में होगी, क्योंकि ये लोग रात को 3 बजे साथ में घूम रहे थे। तो कहीं ना कहीं A के स्पेशल नॉलेज में होगा ना। तो इस चीज़ का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, A के ऊपर होगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। सपोज़ क्या कहते हैं कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, इस पे फूड अडल्ट्रेशन का चार्ज लगा है ना। अब मान लो इनके खाने में हम लोग कहेंगे कि सपोज मान लो कोई केमिकल मिलता है जो कि बहुत हार्मफुल है ना। तो केमिकल कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, जो रेस्टोरेंट का ओनर होगा, जो रेस्टोरेंट में काम करेंगे वही दे पाएंगे ना ये इस चीज़ का प्रूफ, कोई और थोड़ी दे पाएगा। क्यों, क्योंकि ये चीज़ इनके स्पेशल नॉलेज में, स्पेशल नॉलेज में क्यों, ये लोग यहाँ पे काम करते हैं तो ये चीज़ इनके स्पेशल नॉलेज में होगा कि नहीं होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होना चाहिए, इन्हीं लोगों के ऊपर होना चाहिए। समझ आया, है ना। अब जैसे सपोज क्या कहते हैं कि एक घर है ना, घर में 2 लोग हैं, है ना, A और B। तो उसमें क्या होता है कि B की डेथ हो जाती है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है B की डेथ कैसे हुई, A को पता नहीं होगा क्या, A के स्पेशल नॉलेज में नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यही बात है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ आती है, आपने रेस इप्सा लोक्यूटर के बारे में पढ़ा है, थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यहाँ पे ये भी चीज़ लगेगी। जैसे सपोज क्या कहते हैं कि कुछ चीज़ देख के ही पता लग जाती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, वो वाटर पार्क वगैरह नहीं होता, उसमें स्लाइड्स होते हैं, झूले होते हैं, है ना। अब क्या होता है कि कोई झूला था और वो क्या कहते हैं कि शायद वो गोल गोल घूम रहा था। कुछ हुआ, यहाँ से कुछ जो कनेक्शन था, यहाँ से कुछ नट वट का कुछ इश्यू हो गया, है ना। अब क्या हुआ, एक्सीडेंट हो जाता है ना। बहुत सारे लोग, बहुत ऊंची हाइट पे था, है ना, और फिर क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जो चलाने वाला होगा इस झूले को, है ना, ये चीज़ इसके स्पेशल नॉलेज में होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली इसके स्पेशल नॉलेज में होगा। ये साफ देख के पता चल रहा है ना।
थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अच्छा, अब इस रिगार्डिंग एक केस है। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट आता है, इस केस में आपको पता चलेगा। विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है ना, 1990 का एक केस है, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बेसिकली ये कहा गया कि एलईबी के बारे में बात करी गई। एलईबी मतलब एल्सवेयर। दृश्यम वाली मूवीज का एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है कि मतलब वो बोले कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ था मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, मैं कहीं और था, है ना। प्ली ऑफ एलईबी मतलब एल्सवेयर। तो अब यहाँ पे जो ये एलईबी का जो डिफेंस ले रहा है वो कहेगा, सपोज एक्यूज जो कह रहा है कि मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, है ना, मैं कहीं और था। जैसे वो लोग क्या कहते हैं, 2 तारीख को वो लोग पणजी में थे, है ना, कुछ ऐसा था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, मतलब मुझे माफ़ करना इसके लिए। तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे थे वो लोग, है ना, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। मतलब वो लोग अपने घर पे नहीं थे, वो लोग बाहर कहीं गए थे, है ना, किसी स्वामी का सत्संग सुनने, कुछ ऐसा था। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि अब इस चीज़ का जो प्रूफ है ना, किसके पास होगा? ऑब्वियसली जो अक्यूज है इस मूवी में किसके ऊपर था इस चीज़ का प्रूफ? कौन प्रूफ कर रहा था कि ये लोग नहीं थे? वो प्रूफ कर रहा था अजय देवगन प्रूफ कर रहा था, है ना। तो ये क्या, ये जो एलईबी का प्रूफ है किसके स्पेशल नॉलेज में होगा? मैं इस दिन घटना स्थल पे नहीं हूं, मैं कहीं और हूं। ये बात किसे पता होगी? मुझसे बेहतर से कौन प्रूफ कर पाएगा? ये किसके स्पेशल नॉलेज में होगा? ऑब्वियसली मेरे स्पेशल नॉलेज में होगा, राइट। तो जो एक्यूज है उसके स्पेशल नॉलेज में होगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है ना। और सपोज मान लो क्या कहते हैं कि मेरा गन है ना, मेरे पास गन है, मेरे गन से किसी का मर्डर होता है, तो अब कोई और मर्डर कर रहा है तो मेरे स्पेशल नॉलेज में होगा ना, क्योंकि गन तो मेरी है ना, वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है मुझे पता होगा, नहीं मेरे स्पेशल नॉलेज में होगा ना, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर ही होगा ना, किसी और के ऊपर थोड़ी होगा। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये जो आपने वुलमिंगटन का केस पढ़ा था, वुलमिंगटन का केस में क्या था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर होता है? हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन था, है ना, और फिर क्या कहते हैं कि जो इससे पहले भी हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा था कि जनरल एक्सेप्शन, इससे जो जस्ट पहले वाला सेक्शन था, हमने बोला कि अगर अक्यूज प्रूफ करना चाहता है कि उसका केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के ऊपर होगा। तो बेसिकली ये जो दोनों सेक्शन हम लोगों ने अभी पढ़े, ये वुलमिंगटन वाले केस का क्या है? एक्सेप्शन है। और भी केसेस हैं जिसके एक्सेप्शन है, अभी मैंने आपको जस्ट ये 2 बताए हैं, ठीक है, ओके। अब उसके बाद कॉर्पस डिलिक्टी के बारे में जानते हो, ये भी इसके साथ जुड़ा है। सपोज क्या कहते हैं कि जो वो है डेड बॉडी नहीं मिलती, जो भी विक्टिम उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती, तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? एक्यूज के ऊपर होगा। क्यों एक्यूज के ऊपर होगा बर्डन ऑफ प्रूफ? क्योंकि अगर उसी ने मारा है तो उसी के स्पेशल नॉलेज में होगा ना कि बॉडी कहाँ गई, उसी ने तो डिस्पोज किया होगा, उसे ही पता होगा। समझ रहे हो बात को? चलो, एक केस है ना, इस केस का नाम है सैयद अकबर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है और आप लोगों को ये बोरिंग नहीं लग रहा है ना। सैयद अकबर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, है ना। ये 1979 का केस है और सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक पोल थी, तो उसके अंदर लाइव वायर था, किसी ने उसे टच कर दिया और एंड ही डाइड। तो इसमें स्पेशल नॉलेज किसकी है? म्यूनिसिपैलिटी की है। यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी प्रूफ करेगी। समझ आया? अगर आप लोग आरुषि मर्डर केस पढ़ोगे तो उसके अंदर भी क्या कहते हैं कि जो आरुषि के मदर फादर थे उनके अगेंस्ट कोई मतलब इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं था, तो उनके अगेंस्ट जो ये वाला सेक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ कि मतलब कोई कैसे, वो उनके स्पेशल नॉलेज में होगा ना, कोई बंद कमरे में कैसे गला काट के चला गया, बंद कमरे में कोई कैसे मर्डर करके चला गया, ये चीज़ उनके स्पेशल नॉलेज में होगा, है ना। अब मैं एक बार सेक्शन आपके लिए रीड करती हूँ। ये लिखा है कि व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, क्या लिखा है? स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। ठीक है, तो इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। व्हेन अ पर्सन डजंट एक्ट विद सम इंटेंशन अदर देन दैट एक्ट विद अ करेक्टर and circumstances of the act suggest the burden of proving that intention is upon him। समझ आया? तो अब जैसे एक और इलस्ट्रेशन, ए चार्ज विद ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन हिम। बिना टिकट के जा रहे हो, कह रहे नहीं सर मेरे पास टिकट है, तो अब टिकट मुझे थोड़ी पता होगा इसके पास टिकट है या नहीं, वो तो उसी को पता होगा ना, है ना। अगर आप बिना टिकट के जा रहे हो तो आप ही को पता होगा ना आपके पास टिकट है या नहीं, ये चीज़ तो आप ही के स्पेशल नॉलेज में। दैट्स वेरी सिंपल, है ना। चलो अब देखते हैं हम अपना सेक्शन 110 BSA का, विच इज इक्विवेलेंट टू सेक्शन 107 इंडियन एविडेंस एक्ट। देखो कितने सारे सेक्शन खत्म हो गए, है ना। आप लोगों को समझ आ रहा है ना। अच्छा, समवन मुझे कमेंट आया कि समवन ऑफ यू आस्क्ड फॉर द नोट्स, तो
मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा भी बहुत ही डिज़ायर है कि मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी अवेलेबल करा पाऊँ, लेकिन इस मोमेंट पर भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई हैव लॉट मैनी एंगेजमेंट्स और इतना ज़्यादा मुझे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है ना। तो अब फ़िलहाल मैं इस डायरेक्शन में काम नहीं करी, तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन करिए और इन फ्यूचर डेफिनेटली अगर मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज मिलेंगे और मुझे जेन्युइनली लगेगा तो आई विल वर्क ऑन दैट थिंग ऑल्सो। एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग अपना सेक्शन 110। ये किसकी बात करता है? प्रिजम्पशन ऑफ बीइंग अलाइव। इसे बेसिकली 110 और 111 मतलब 110 111 इंडियन एविडेंस एक्ट का 107 108 ये बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप और प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। तो बेसिकली अभी हम लोग बात करेंगे प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप। मैं अगर आपको समझाऊँ ना, एकदम ध्यान से समझो। इसमें क्या है, सपोज कोई भी एक इंसान है, ठीक है, ये ए है ना। अब क्या कहते हैं, अगर उसे हम लोगों ने कोर्ट मान के चलती है, अगर पिछले 30 सालों में लास्ट 30 ईयर्स में अगर किसी ने उसे अलाइव देखा है तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर लेगी कि वो जिंदा है, वो क्या है, अलाइव है, अगर किसी ने पिछले 30 साल में देखा है। लेकिन सपोज वहाँ पे कोई आके ये कह रहा है कि अलाइव नहीं है ना, मान लो 30 साल पहले देखा गया, 2025 चल रहा है, कि किसी ने उस इंसान को 2015 में देखा था, 15 में देखा था। लेकिन अब क्या हुआ कि बी आके कह रहा है कि नहीं वो मर चुका है ना। अब देखा तो गया है 2015 में, है ना, 30 साल के टाइम पीरियड की विधि नहीं देखा गया है। तो अगर अब बी कह रहा है कि ये जिंदा नहीं है तो अब इसका बर्डन ऑफ प्रूफ बी पे ही है। अब तुम ही प्रूफ करो कि ये जिंदा नहीं है। समझ आया? चलो अब सेक्शन 110 मैं आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। When the question is whether a man is alive or dead and it is shown that he was alive within the 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it. समझ आ गया? अब हमारा अगला जो सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 111 BSA का, और आज का हमारा लास्ट सेक्शन है। थैंक यू फॉर बीइंग सो टॉलरेंट। और इंडियन एविडेंस एक्ट का हमारा सेक्शन 108 है। ठीक है, इसमें ये किसकी बात करता है? ये बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अच्छा, जो पहले वाला जो एविडेंस था ना वो वीक एविडेंस था, लेकिन अभी वाला जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। ये क्या कहता है कि प्रोवाइडेड लास्ट 7 ईयर्स में ये प्रूव हो गया कि वो लोग जो नॉर्मली उस पर्सन के बारे में जानते थे, है ना, उन्होंने कुछ नहीं सुना है, तो हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि वो डेड है ना। क्या मतलब से कोई भी इंसान है, सपोज ए है, अब उसका एक बेटा है बी, तो अब सीधी सी बात है, अगर वो ए जो है अपने बेटे के बारे में पिछले 7 सालों में कुछ नहीं सुनता, है ना, या बी की जो मम्मी है ना, उसकी जो सिस्टर है, कोई भी इसके बारे में नहीं सुनता। नॉर्मली ये लोग तो जानेंगे ना बी के बारे में, है ना, उसके फ्रेंड्स है, कोई नहीं सुनता, पिछले 7 साल से कोई खबर ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? 7 साल में कोई खबर ही नहीं आई, तो वो मान लिया जाता है कि वो अब अलाइव नहीं है, वो क्या है, वो डेड है। लेकिन अगर कोई कह रहा है ना, मान लो कोई मतलब खबर नहीं मिली और कह रहा है कि नहीं ये अलाइव है, कोर्ट तो प्रिज्यूम कर लेती है कि वो डेड है, लेकिन अब कोई कहता है कि अलाइव है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है जो कह रहा है कि ये अलाइव है। समझ आया? तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही, इन 2 सेक्शन से जुड़ा हुआ। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? ये थोड़ा सा कंपैरिजन है एक तरीके का इन 2 सेक्शंस में। चलो अब मैं ये वाला सेक्शन रीड करती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 से 11 को मैं रीड करी, बहुत ध्यान से सुनना। When the question is whether a man is alive or dead and it is proved that he has not been heard, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? 111 में एक वर्ड लिखा है proved, ठीक है। और यही पिछले सेक्शन में आओ, सेक्शन 110 में क्या लिखा है? लिखा है when the question is whether a man is alive or dead and it is shown, क्या लिखा है? shown। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, जब shown लिखा है ना, ये पिछला सेक्शन 110 वाले की बात कर रही हूँ। जो सेक्शन 110 है वहाँ पे हमें क्या जस्ट शो करना है। शो मतलब क्या? मेरे को जस्ट प्राइमा फेसाई एविडेंस देना है ना, प्राइमा फेसाई एविडेंस देना है कि वो पिछले 30 साल में जो है वो आदमी दिखा है ना। तो अगर ये क्वेश्चन है कि अगर पिछले 30 साल में मैं बस इतना बता दूं कि जस्ट प्राइमा फेसाई एविडेंस दे दूं, प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑन द फेस, जस्ट ऊपर से मैं दिखा दूं ना,
ऊपर ऊपर से जस्ट मैं कोर्ट को दिखा दूं कि वो मुझे इंसान पिछले 30 सालों में दिखा है, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि वो अलाइव है। क्या कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी? अलाइव है। मुझे कैसा प्रूफ देना है यहाँ पे? जस्ट शो करना है। शो मतलब प्राइमा फेसी एविडेंस देना है, मतलब जस्ट फेस पे दिखाना है। वहीं पे सेक्शन 111 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? प्रूव्ड। किसकी बात कर रहा है? प्रूव। मतलब यहाँ पे मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि 7 साल में उसकी कोई खबर नहीं आई है, मेरे को ये प्रूफ करना पड़ेगा। प्राइमा फेसाई एविडेंस से नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्रूव लिखा है कि पिछले 7 सालों में उसको नहीं सुना गया है। तो सपोज कोई वाइफ है ना, उसको डिवोर्स लेना है ना, डिवोर्स लेना है मतलब नई शादी करनी है ना, और उसका जो हस्बैंड है पिछले 7 साल में उसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है। तो अब ये जो प्रूफ है इस चीज़ का कि पिछले 7 सालों में उसकी कोई खोज खबर नहीं है, वो किसके ऊपर है? वाइफ के ऊपर है। वाइफ को इसका प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं देना है, वाइफ को इसको बकायदा प्रूफ करना है। समझ आए? ये जो वर्ड है प्रूफ और ये जो शोन वर्ड है, इसे आप मार्क कर लो। समझ आ गया? आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। अब आप इसे रीड करेंगे ना, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। समझ आ गया? तो 110 से मुझे कैसा एविडेंस देना? जस्ट शो करना, इट्स प्राइमा फेसाई ऑन द फेस। लेकिन 111 मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, प्राइमा फेसाई से बात नहीं चलेगी। अब एक केस है ना, ये केस जो है इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ठीक है। प्रेम अनंती और ये हमारे 111 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वर्सेस तहसीलदार कोयम्बटूर, है ना, मद्रास हाई कोर्ट का ये केस है, और जो केस है 1989 का है। इसमें क्या हुआ कि एक वाइफ थी, ठीक है, उसका जो हस्बैंड था वो लापता हो गया था, पिछले 7 साल से उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। तो वो कोर्ट गई, कोर्ट से उसने सर्टिफिकेट ले लिया। किस चीज़ का सर्टिफिकेट लिया? विडोहुड का उसने जाके सर्टिफिकेट ले लिया। अब क्या हुआ, उसने एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं कि हाँ, मेडिकल कॉलेज में उसने एक एडमिशन लिया था। आप पढ़ सकते हो, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। अब जो एडमिशन लिया उसने विडोहुड के सर्टिफिकेट के बेसिस पे लिया, तो कुछ कंसेशन होगा। अब क्या होता है, उसका हस्बैंड वापस आ जाता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उसका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर सर्टिफिकेट कैंसिल होगा तो क्या उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? बताओ। तो यस, दोनों ही, सर्टिफिकेट भी कैंसिल होगा, एडमिशन भी कैंसिल होगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि कोई जान के भी तो ऐसा कर सकता है ना, एडमिशन लेने के लिए कुछ भी हो सकता है। सो वी नेवर नो। सो आई होप इट इज़ क्लियर। आपका किसी भी तरीके का फीडबैक है ना, आप चाहते हो कोई इंप्रूवमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास ऑल्दो लिमिटेड फीडबैक्स आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसे इम्प्लीमेंट करूँ और ज़्यादा मेहनत करूँ। तो आप बताएंगे तो ही इम्प्रूव हो पाएगा, है ना। और आप जितना ज़्यादा इंथुसियाज्म दिखाएंगे, मैं और सब्जेक्ट्स लेके आने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।